नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्या महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया अपने घटक दल यानी कि शिवसेना शिंदे के साथ, क्या वही काम बिहार में बीजेपी कर सकती है? मेरा मतलब यह है कि जिस तरीके से शिंदे चाहते थे कि नीतीश कुमार की तरह महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर बीजेपी ने किया नहीं, क्योंकि बीजेपी का बहुमत एनसीपी अजीत पवार के साथ पूरा हो जा रहा था। अगर ठीक इसी तरीके से बिहार में भी होता है तो क्या जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं होगा? मतलब महाराष्ट्र की घटना बिहार में क्या दोहराई जा सकती है? क्योंकि इसकी चर्चा दबी जुबान में ही सही, लेकिन बिहार के पावर कॉरिडोर में जबरदस्त तरीके से चल रही है। चाहे जेडीयू के सिंपैथाइजर हो, चाहे आरजेडी हो। आरजेडी की अपनी मंशा हो सकती है, उसमें उसका पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन इस बात की चर्चा दबी जुबान में राजनीतिक गलियारे में चल रही। आखिरकार क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है? क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद बीजेपी फिर से उसी स्थिति में आ गई है, उसी मोड में आ गई है जैसा कि 2019 से 24 के बीच तक में थी। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि क्या महाराष्ट्र की तुलना बिहार से की जा सकती है? क्या नीतीश कुमार की तुलना एकनाथ शिंदे से की जा सकती है? क्या नीतीश कुमार को हटा करके बीजेपी पैन इंडिया पॉलिटिक्स बहुत सहूलियत से कर सकती है? क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि नीतीश दो बार बीजेपी को छोड़ कर गए, लेकिन तीसरी बार भी बीजेपी उन्हें गले लगाने के लिए तैयार खड़ी थी। मतलब साफ है कि नीतीश के बगैर अब बीजेपी बिहार में पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती है, यह भी साफ है। पर एक पहलू और भी है कि नीतीश अब उतने फिट नहीं है, और अगर उतने फिट नहीं है तो क्या उस स्थिति में वो हिट हो पाएंगे? ये भी एक गंभीर सवाल है। इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ चुके हैं, रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं, वो हमें जमीनी हकीकत बताएंगे। आपका बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन है, बिहार की जमीन से जुड़े रहते हैं, वो भी हमें बताएंगे वहां चल क्या रहा है। और आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेहतर तरीके से बीजेपी के मूव को समझते हैं, जेडीयू क्या करेगी वो भी समझते हैं, वो हमें बताएंगे। तो आप तीनों मेहमानों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, सीधा सवाल, क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र दोहरा सकती है क्या 2025 के चुनाव के बाद? देखिए, महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए वहां का इक्वेशन, वहां का गणित, वहां का जातीय समीकरण, वहां की गोलबंदी एक अलग है, बिहार में अलग है। बगैर नीतीश के, आपको याद है कि नहीं, लेकिन मुझको पूरी तरह से याद है, आप ही से हमारी बात हो रही थी लोकसभा चुनाव के दरमियान। हमने कहा था कि नीतीश कुमार की चमक और दमक बरकरार है। तो वही चमक और धमक के कारण ही देखिए 2 बार इधर से उधर हुए, लेकिन फिर तीसरी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा चेहरा नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, लेकिन पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे तो बावजूद इसके तमाम तरह की बात बिहार में तो वही कर रहे हैं, वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे भी आपके 4 सीट पर हुए, वह भी दिखाई पड़ रहा है कि मजबूत किला को उन्होंने ढा दिया। तो ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी, अब आप इसमें दूसरा एक सवाल और इसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया है। दिलीप जायसवाल एक उस इलाके से आते हैं, और वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं आए, कंटिन्यूअस वो उस इलाके से जीतते रहे हैं। और वहां पर जो चुनाव होता है, जिस इलाके से, सीमांचल से आते हैं, वहां पर दिलीप जायसवाल को मुस्लिम समाज का भी वोट मिलता है। तो यह ऐसे में यह बात भी चर्चा है कि दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा और सर्वमान्य चेहरा है। तो लेकिन नीतीश कुमार
को माइनस करके नीतीश कुमार से इतर आप नहीं सोच सकते। नीतीश कुमार जब तक है, जब तक चाहेंगे वो बिहार में बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास उस माने वैसा चेहरा बिहार में जब भी चुनाव होगा 25 में हो या उसके आगे हो पीछे हो, वन नेशन वन इलेक्शन जब भी होगा, नीतीश कुमार अगर यदि रहेंगे तो नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे करके बिहार में चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ महाराष्ट्र मॉडल बिहार में हिट और फिट नहीं हो सकता है। जी नहीं, हिट और फिट नहीं हो सकता, लेकिन प्रियदर्शी रंजन, सवाल है कि कल के नीतीश और आज के नीतीश में बड़ा अंतर है। आज के नीतीश के बारे में सब लोग अब कहते हैं, ये बात बहुत तरीके से सामने आ चुकी है कि अब नीतीश स्वस्थ नहीं है, और स्वस्थ नहीं है तो उस तरीके से उन्हें जो कहते हैं कि जमीन पर उतर करके संघर्ष करने की आदत नहीं रही है। और नीतीश के इर्द गिर्द जो उनके सिपह सलार हैं वो भी बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि नीतीश उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, और अगर फर्ज करिए स्थिति यही 43 वाली रहती है और ओवरऑल एनडीए को 220 सीटें मिल जाती है, 200 सीटें मिल जाती है, और बगैर नीतीश भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रहती है, 122 ही चाहिए, तो भी आपको लगता है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, कि महाराष्ट्र रिपीट नहीं होगा बिहार में? शायद न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार भी मौका था जब नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गए थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था कि अपनी सरकार बनाने, लेकिन ठीक से याद सभी को होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही पहल की कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या संकट है, इसकी तो विवेचना होनी चाहिए, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार को गाहे बगाहे, नीतीश कुमार के न चाहने के बावजूद और नीतीश कुमार के चाहने के बावजूद हर परिस्थितियों में नीतीश कुमार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया। अपने नेतृत्व पर शायद उनको उतना भरोसा नहीं है। याद करिए, नीतीश कुमार की उड़ान को भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया था 2000 के चुनाव में। जब 2000 के चुनाव में समता पार्टी को महज 34 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी उस समय 2000 में 67 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, इसके बावजूद नीतीश कुमार को शपथ दिलवाया गया था। तो नीतीश कुमार की उड़ान को भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया। वो उस समय का दौर देख लीजिए, 2000 का, और फिर आकर के 2020 का, 20 सालों बाद दोनों एक जगह पर नीतीश कुमार को एक ही तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देखा समझा है। तो इस लिहाज से आज भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जितनी जोर से नहीं कहलवाना चाहते हैं, उससे ज्यादा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार पर ही दाव लगा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पाले से कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है कि कोई ऐसा चेहरा वो तैयार कर रही हो जिस चेहरे के आधार पर वो चुनाव में जाना चाह रही है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में यह विमर्श का विषय रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, वह अपने नेतृत्व को एज अ सीएम मटेरियल प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रही है, क्या कमी है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के शैडो में यहाँ राजनीति करती है। नीतीश कुमार जितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे तक बिहार में सरकार में रही, लेकिन अपने मुद्दे को, अपने एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद पूरी तरीके से लागू नहीं करवा पा रही है, उसमें असफल है। नीतीश कुमार तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर सरकार कैसी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं, वो सारी बातें ठीक है, सारी बातें अभी तक करते थे प्रियदर्शी रंजन जी, मैं आपकी बात मान भी रहा हूं, लेकिन क्या अब बीजेपी के पास सम्राट चौधरी नहीं है? क्या अब बीजेपी के पास दिलीप जायसवाल नहीं है? नीतीश के बाद कौन? उस जगह को भरने के लिए क्या बीजेपी पहल नहीं कर सकती है? क्योंकि अब बीजेपी ये तो समझ रही होगी कि ठीक है 2025 के बाद नीतीश अब उस हालत में नहीं है कि वो रूल कर सके, और अगर हैं भी तो अब उस हालत में नहीं है कि जमीन पर उतर करके संघर्ष कर सकें, उस हालत में नहीं है कि बहुत ज्यादा बिगाड़ सकें। अगर नंबर बीजेपी के साथ होगा तो क्या बीजेपी बिहार में यह पहल क्यों नहीं करेगी? आलोक वत्स जी, क्या आपको लगता है इसलिए कि बिहार में बीजेपी के पास महाराष्ट्र की तरह कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है? देखिए पंकज जी, मैं रवि उपाध्याय जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि
बिहार में अभी की परिस्थिति में अगर भाजपा को राजनीति करनी है तो नीतीश कुमार को ही आगे रखकर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र का आंकड़ा आप बिहार में नहीं ले सकते हैं। बिहार में शुद्ध जातिगत राजनीति पर अंतोगतवा चीजें आ जाती है, और इस बात को आप भूलिए मत कि नीतीश कुमार के साथ एक पर्टिकुलर वोट बैंक आज भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो उनकी जाति का हो और खासकर महिलाओं का। वो रुझान नीतीश कुमार के साथ ही है, और बीजेपी के पास नीतीश कुमार के कद का कोई नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जिन नामों की आप लोगों ने चर्चा की, जायसवाल जी का या सम्राट चौधरी का, पैन बिहार, इनका कद बहुत बौना है कंपेयर टू नीतीश। और ये सही है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से, बल्कि 1 साल 1.5 साल से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मेंटली उस हालत में नहीं है कि वो राज्य कार्य चला सके, लेकिन फिर रहा कि वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि एकदम फिट है। तो चलिए अभी की परिस्थिति में जो बिहार की है, और अगर आपने नीतीश कुमार को छेड़ा तो नीतीश कुमार का इतिहास आपको मालूम है, वो तुरंत लालू यादव के साथ हाथ मिला लेंगे। नहीं, वो मिला लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे, लेकिन हम तो, हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की राजनीति पर जबरदस्त नजर रखते हैं, और हमने अलग अलग विषय वस्तु पर भी इनके साथ चर्चा की। मैं आज इनके सामने फिर यही सवाल रख रहा हूं जो आप लोगों के सामने रखा, क्या बिहार में भी महाराष्ट्र की घटना दोहराई जा सकती है अनुपम जी? जैसे पहले था कि एकनाथ शिंदे बनेंगे सीएम, पूछा जाता था सीएम कौन बनेगा, तो देवेंद्र फडणवीस कहते थे सीएम बैठे हुए तो हैं। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं हम कि जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिल रही है 2024 डिबैकल के बाद, हरियाणा भी जीती, महाराष्ट्र बम्पर जीती, अगर बीजेपी को उसी तरह का मैंडेट बिहार में भी मिलता है, नीतीश के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी रहती है, मान लीजिए लोजपा के साथ मिलकर के 122 हो जाए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ मिलकर 122 हो जाए, और कुछ निर्दलीय के साथ मिलकर के 122 हो जाए, तो क्या फिर भी नीतीश को ही सीएम रखेगी बीजेपी? ऐसा आपको लगता है क्या? पंकज भाई, राजनीति कोई सिद्धांतों की चीज तो है नहीं, ये जरूरत मौके की राजनीति होती है। अमेरिका में राजनीति में एक कहावत चलती है कि साहब अगर आपको लॉयल्टी चाहिए तो कुत्ता पाल लीजिए। पॉलिटिक्स में आप किसी से लॉयल्टी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कोई भी पार्टी, अच्छा दूसरी बात, जब अमेरिका की बात हो ही रही है तो अमेरिका में जैसे आपको मालूम है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, दल चुनाव लड़ते हैं, वहां नेता चुनाव लड़ता है। कहने को हमारे यहाँ दल चुनाव लड़ते हैं, पर हमारे यहाँ भी दल जो हैं वो एक खास नेता के इर्द गिर्द घूमते हैं। कांग्रेस के डाउनफॉल का और कांग्रेस के वापस उठ ना पाने का जो सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की वो क्षमता, वो करिश्मा नजर नहीं आता कि वो कांग्रेस को वापस ला सके। दिल्ली को आप देख लें, अरविंद केजरीवाल की सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कोई नेता नहीं है। महाराष्ट्र में उनके पास फडणवीस का एक चेहरा था। दिल्ली में आप बार बार नेता बदल रहे हैं पर आपको नेता मिल नहीं रहा है, चेहरा मिल नहीं रहा है। बिहार में भी कमोबेश वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, चेहरा नहीं है। वहां भी आप लगातार चेहरा बदल रहे हैं, कभी ये चेहरा कभी वो चेहरा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जमाने में यह फैसला किया था कि लालू यादव को चेहरे को शिकस्त देने के लिए, उनको चेकमेट करने के लिए, उनको मात करने के लिए उन्होंने लालू के सहयोगी नीतीश कुमार का चुनाव किया। 3% वोट के आधार पे आज वो देखिए कितने, मतलब तकरीबन 2 दशक से, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जितना वोट लेकर 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार पे राज कर रहे हैं, उतना वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी केरल में शून्य पे बैठी रहती है, एक सीट नहीं मिलती उसको। 15% वोट पे आप, अच्छा, और उनका अपना जातिगत वोट तो मुश्किल से 3%। उसके बाद भी आप देखिए नीतीश एक चेहरा है। नीतीश, इसमें दोहराई नहीं है कि अगर आज की तारीख में नीतीश का थोड़ा बहुत डाउनफॉल आपको नजर आता है तो उनके स्वास्थ्य के कारण से
या उनको लेकर जैसी बातें हो रही हैं कि शायद मानसिक रूप से उनको जो बाइडेन से कंपेयर किया जाता है, तो ऐसी हालत अलग है। लेकिन आपके पास उस गैप को भरने की कोई जगह नहीं है। तेजस्वी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो बहुत पेशेंटली अपने टाइम के इंतजार कर रहे हैं। उनको मालूम है कि नीति के बाद एनडीए के पास कोई चेहरा नजर नहीं आता। चलिए, चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं। चिराग को भी मालूम है कि साहब एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। वो भी सोच के चल रहे हैं कि जिस तरह एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पे दांव लगाया, शायद मेरा भी नंबर आएगा, भाजपा मुझ पे भी दांव लगाएगी। तो जैसे जो बात आप कह रहे हैं, तो उसका एक लाइन में जवाब यह है कि साहब मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, पर मौका मिलने आपके पास चेहरा कहाँ है उनको रिप्लेस करने का, पंकज जी। चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, चारों लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, बिहार में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। पर मैं रवि जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा महाराष्ट्र में एग्रेसिव हिंदुत्व की वजह से बीजेपी जीती, और ऐसी वैसी जीत नहीं जीती, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं वो मिली। एक है तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, ये सब नारों ने इस तरीके से परिणाम बदल दिया कि शरद पवार को आकर के कहना पड़ा कि देखिए हमारी हार हुई है तो इन वजहों से हुई। और आप जब बिहार पहुंचिए तो बिहार में बीजेपी को माइल्ड होना पड़ता है, वो लाइन टो करना पड़ता है जो नीतीश को पसंद है। गिरिराज सिंह की यात्रा को निजी यात्रा बताया जाता है, गो मांस के बैन को नीतीश विरोध करते हैं और बीजेपी चुपचाप सुनती रहती है, उनकी पार्टी विरोध करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बीजेपी अपने नेचुरल अंदाज में आगे बढ़ना चाहती है और उसको सफलता भी मिल रही है, क्या अगर बीजेपी को मौका उस तरह का मिल जाएगा कि अपने स्टाइल में चल सके, अपनी गति में चल सके जो उसकी गति है, तो फिर छोड़ने में क्या दिक्कत होगी? नहीं पंकज जी, देखिए शुरू में ही हमने कहा जब ये कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको यहाँ वहां का गणित अलग है, चुनावी गणित, बिहार का चुनावी गणित टोटल अलग है। अगर यदि आप हिंदुत्व की बात करिएगा, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ में रह करके, या इवन देन चिराग पासवान भी साथ में है, उनके साथ में भी अगर यदि एग्रेशन में आकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी तो वो यहां पे नहीं चलेगा। एकदम इस बात को मान के चलिए। और देखिए नीतीश कुमार की जो अब उस दिन भी हम लोग चर्चा में थे, हम लोग बता रहे थे कि देखिए एनडीए फोल्ड में नीतीश कुमार हैं, तीर छाप भी रहता है, तीर छाप से अगर उम्मीदवार कोई एनडीए में है तो उसको मुस्लिम का वोट मिलता है। कमल को भले न मिले लेकिन तीर को मिलता है। अगर यदि आपको चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार है, उसको देखिए वोट मिलता है मुस्लिम का, क्योंकि देखिए वो इस तरीके की बनावट और सजावट है ये। इसको आप जो ही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात और अपने जिस लहजे में करती है वो करेगी तो वह यहां पर नहीं चलेगा। कुछ इलाके में, सर्टेन पॉकेट्स में, और वो भी शहरी इलाके में तो आप चल जाइएगा, लेकिन शहर से जैसे ही आप उतर के नीचे की ओर जाएंगे आपका कुछ नहीं चलने वाला। तो इसलिए आप नीतीश, देखिए हम बराबर ये बात कहते रहे हैं आप कि नीतीश जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है बिहार में। आप यहां पर फडणवीस वाली टैक्ट यहां पर और एक्ट नहीं कर सकते। टैक्ट एक्ट करिएगा फडणवीस वाली तो आप चारों खाने चित हो जाइएगा। भले आप नीतीश कुमार में आप वो जो लोग बैठ करके एक बंद एसी कमरे में एनालिसिस करें और कहें कि नीतीश कुमार में अब पहले वाला ओज नहीं दिखाई पड़ता है, पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, बीमार रहे, वह सब ठीक है, तो वो फिर कैसे निकल रहे हैं यात्रा पर? और वह देखिए वह भी यात्रा पर भी जो जाएंगे पंकज जी, तो वह भी उसका भी अलग हिसाब किताब बना हुआ है। नीतीश कुमार को देखिए जो करना है वह करते हैं। पुलिस महकमे में भी अगर रद्दो बदल फेर बदल करना है तो वह किस तरीके से, कहां से कौन, हम नाम नहीं हमसे बुलवाइए, कैसे करना है, कहां करना है, उसको सटीक ले आकर के बैठा देंगे। तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को जो देखिए वो नीतीश चलिए, कुमार, मैं आपकी बात को मान भी लेता हूं। देखिए एक बात चल रही है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, चूंकि आप बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। एक बात चल रही है कि आरसीपी सिंह कूदेंगे, बहुत सारे कुर्मी कोयरी समाज से प्रत्याशी उतारेंगे, नीतीश को खूब डेंट पहुंचाएंगे।
जो चिराग ने पिछले चुनाव में किया था वो नीतीश के लिए इस बार फिर आरसीपी कर देंगे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये बीजेपी ही करा देगी, कुछ लोग कहते हैं। मैं ये कोई ऑथेंटिक औपचारिक बात नहीं कह रहा हूं, जो पावर कॉरिडोर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है। अब अगर फर्ज करिए कि बीजेपी 80 लाती है, नीतीश 43 लाते हैं, 40 लाते हैं, और चिराग की पार्टी भी ठीक ठाक संख्या ले आती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सोचेगी, 2020 के ही तरह नीतीश कुमार को सत्ता सौंप देगी? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, आप देखिए, यह जो अब चिराग पासवान का देखिए मन मिजाज आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान उतना अगर यदि जो विधानसभा का गणित कहता है उस लिहाज से भारतीय जनता वो जो शॉर्ट करेगा, अगर चिराग पासवान, और तब तो वो हनुमान है, तब वहां पे हनुमान जी सट जाएंगे राम जी के पास में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर वह नीतीश कुमार उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तब नहीं होंगे, इस बात को मान के चलिए आप। तब वहां पर वो गणित गड़बड़ाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर यदि आप चलिएगा तब फिर किसी को शक्ति नहीं है माइनस नीतीश कुमार यहां पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाए, इतनी बात भी तय मान के चलिए आप पंकज जी। चलिए, हम इतनी बात तय। मैं अनुपम जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अगर इस तरह की संभावना बनती है तो भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बनाएगी? मैंने सॉरी, मैं सवाल मिस कर गया। नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी के पास 80 सीट आ जाता है, जेडीयू 40 पे रह जाती है, एलजेपी के पास भी सफिशिएंट नंबर होते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास, मतलब जो जादुई आंकड़ा है 122 का, उसके आसपास नहीं देखिए पंकज भाई, हाँ, मैं पिछली बार जो बात कह रहा था मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमारे यहाँ चुनाव एक चेहरे के इर्द गिर्द होते हैं। फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र में फडणवीस का चेहरा चुनाव के बाद नहीं आया, चुनाव के पहले से था। फडणवीस का चेहरा चुनाव के पहले से था और कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पास पहुंचती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। अनुपम जी, मध्य प्रदेश में तो नहीं था, मध्य प्रदेश में तो मामा ही थे, तो कहां से मोहनलाल यादव आ गए? मध्य प्रदेश में भी आप देखें, मध्य प्रदेश में माना जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अपनी यंग लीडरशिप को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान से ये जो कुर्बानी, ये जो बलिदान लिया है, ये हर पार्टी में तो संभव भी नहीं है। आप देख लें, मतलब जिस पार्टी में आप किसी को डाउन करते हैं, आप देखें नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया, हटाया तो नाराज हो गए, विरोध में खड़े हो गए। आपने देखा हेमंत सोरेन ने जो अपनी जगह एक मुख्यमंत्री बैठाया, लौट के आए, हटाए तो नाराज हो गए, विरोध में खड़े हो गए। इस तरह का बलिदान भी भाजपा में ही देखने को मिल रहा है, जहां पे खुशी खुशी एक 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाला फडणवीस डिप्टी सीएम हो जाता है, जहां चौहान मतलब शिवराज सिंह चौहान के नाम पे चुनाव जीता गया मध्य प्रदेश का, और शिवराज सिंह चौहान से कह दिया गया कि गद्दी का त्याग कर दीजिए, केंद्र में आ जाइए, और खुशी खुशी चले भी जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो तो चुनाव शिवराज के नाम पे हुआ था। आपने देखा हरियाणा में और महाराष्ट्र में दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी को बैकग्राउंड में लड़के लोकल लीडरशिप के नाम पे चुनाव हुआ और उसमें सफलता भी मिली। बिहार में वो चेहरा कहाँ है पंकज भाई? बिहार में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी में वो चेहरा देखने को नहीं मिल रहा है। इतने लंबे समय तक सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने रहे बिहार में, पर एक बार भी क्या वो आपको लालू यादव या फिर नीतीश कुमार का पर्याय, उनका रिप्लेसमेंट बने नजर आए? इतने लंबे समय तक बीजेपी को लीड करने के बाद क्या सुशील मोदी इस पोजीशन में पहुंच पाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पे चुनाव लड़ जाए? पॉइंट टेकन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रियदर्शी रंजन जी, ये जो महाराष्ट्र हुआ उसके बाद क्या आप इस बात को झुठलाएंगे कि जेडीयू के भीतर भी एक सेक्शन इसको लेके वरीड है कि कहीं बीजेपी महाराष्ट्र जैसी घटना ना दोहरा दे? इसकी चर्चा तो चल रही है। उसकी नौबत के पाले में उतनी सीटें आ जाएंगी कि उस स्तर पर वो माइनस नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में हो। क्योंकि पहले तो जब सीटों का बंटवारा होगा उसी समय ये मामला फंसेगा। नहीं, माइनस मैं नहीं भी मानता हूं। मैं मानता हूं उनका कुछ सीट का जरूरत पड़े, जैसे 220 का आंकड़ा लेके चल रहा है ना। लेकिन उसमें भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार
दोनों में से किसी एक के साथ सरकार बनाने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उस समय नीतीश कुमार को ही चुनेगी। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा अब धीरे धीरे शिथिल हो रही है, लेकिन चिराग पासवान अति महत्वाकांक्षी हैं और उनकी राजनीति भी लंबे समय तक की है, युवा है। अगर एक बार जिस तरह की गलती भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ की है, उसी तरीके की गलती अगर चिराग पासवान के साथ भी भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि दशकों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूर्ण सत्ता में नहीं आएगी। ये एक मामला बन रहा है। दूसरी बात यह है कि शिंदे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। शिंदे तो नहीं हो सकते हैं नीतीश कुमार, चूंकि शिंदे जिस तरीके की राजनीति से उपजे हुए नेता है, नीतीश कुमार उन परिस्थितियों से उपजे हुए नेता। चलिए, मैं भी ये बात मानता हूं, मेरा भी ये आर्गुमेंट का ये पॉइंट है। मैं आ रहा हूं आलोक वत्स जी आपके पास, लेकिन मैं चाहूंगा अभी इस पे रवि जी बोले। दरअसल एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और उसको करते हुए वो कहीं और नहीं जा सकते थे, और जाते तो फिर होता कि आप शिवसेना से अलग, उद्धव ठाकरे से अलग किस लिए हुए थे? सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं था, पर नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति परिस्थिति ऐसे बना के रखी है कि वो किधर भी लुढ़क सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं और हर जगह उनका वेलकम होगा। यह बात और है कि लालू प्रसाद भी समझ चुके हैं कि अब नीतीश इधर आने वाले नहीं है, कम से कम 2025 के चुनाव में आने वाले नहीं है। इसीलिए लालू प्रसाद ने उस तरह का बयान दे दिया कि हाँ यात्रा निकाल रहे हैं, और वो सेकने वाली बात जो उन्होंने कही, जिसको लेकर के बिहार में बड़ा चर्चा है, क्योंकि ये लालू प्रसाद तभी नीतीश पर बोले जब वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अब कहीं कभी भी हमारे तरफ आने नहीं जा रहे। क्या ये सच है रवि जी? देखिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए इससे पहले जो गिरिराज सिंह की यात्रा हुई, पंकज जी थोड़ा सा पीछे चलिए, और ये बीफ वाली पॉलिटिक्स हुई, उसमें देखिए आपको भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई पड़ी? वो जो नीतीश कुमार ने कहा वही लाइन, वही एक्शन, सब कुछ हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक को और तमाम बड़े नेताओं को गिरिराज सिंह के बारे में क्या कहना पड़ा कि वो उनकी अपनी यात्रा है, और यात्रा छोड़ के गिरिराज सिंह दिल्ली चले गए थे। इसको भी याद करिए आप। तो यहां पर वो शिंदे वाली राजनीति आपको बिहार में, या फडणवीस वाली, जो कोई भी राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी का हार्डलाइनर बन के हम शुरू से यह बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को हर आदमी, लालू प्रसाद यादव तो बोलने बेबाक बोलते हैं, उनको आप जानते हैं, वह आंख सेकने वाली बात कहें या अन्य बात कहें, वह अगर यदि नीतीश कुमार आज भी उधर झुक जाए या उधर से नीतीश कुमार के जो दूत भूत हैं अगर यदि बातचीत हो जाए, और इधर भारतीय जनता पार्टी अपना जो उसका जो तेवर है, जो डायलॉग बोलने का, वह अगर बोलते रहे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को उधर जाने में कोई देरी नहीं होगी। देखिए, नीतीश कुमार को याद करिए, 2 बार जो नीतीश कुमार इधर से उधर गए, वह अपनी शर्तों पर, उनको किसी ने ये नहीं कहा था कि आप चले जाओ, वो अपने स्वयं निकल गए। तो वो नीतीश कुमार की राजनीति करने का वो स्टाइल उनका अलग है। इस बात को हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन नीतीश कुमार का वर्किंग स्टाइल, नीतीश कुमार का काम करने का, और जो भी लोग कह दे कि चमक और धमक नीतीश कुमार की नहीं है, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए हर दल, भारतीय जनता पार्टी हो या लालू यादव हो, सब लोग उनको है। आज भी अगर यदि देखिए, तेजस्वी कभी भी नीतीश कुमार पर डायरेक्टली हिट नहीं करते हैं, बहुत बच बचा के करते हैं, और वो चाचा से ही संबोधित करते हैं। और किसी उनके पार्टी में ही आप देख लीजिए, कोई भी जो भी प्रवक्ता हो, प्रवक्ता भी बिलो द बेल्ट बात करता हुआ आपको नीतीश कुमार के लिए एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये स्पेस छोड़ा हुआ है आरजेडी ने कि कभी भी अगर यदि चाचा का मन हुआ इधर आए तो वो उनको ग्लैडली एक्सेप्ट है। तो इसमें कहां दिक्कत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी पंकज जी। लेकिन एक चीज बताइए आलोक वत्स जी, क्या आपको लगता है कि अगर वोट का आधार भी देखें तो क्या नीतीश कुमार की तुलना एकनाथ शिंदे से हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी शिंदे से बहुत ज्यादा है हर दलों में। और जो चुनाव का आंकड़ा आया है महाराष्ट्र में, उसमें आप सोचिए कि अगर शिंदे या पवार बाहर ही निकल के कुछ करना चाहे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो दूसरे दल से भी जाके मिल जाए, इंडी गठबंधन से भी, तो क्या होने वाला है? रिजल्ट कुछ नहीं होगा। खुद
और उनके पार्टी में टूट भी हो सकती है इन चीजों को लेकर। लेकिन बिहार में जिस तरीके से रवि जी ने कहा कि आज की डेट में नीतीश कुमार चाहे जो हो, सठिया गए हो, मेंटली डिरेल हो गए हो, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस ऑल पार्टीज बरकरार है, और जिसके साथ भी वो जाएंगे उसका पलड़ा भारी कर देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बीजेपी के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है। अभी आपने आरसीपी का नाम लिया, आरपी सिंह चिराग पासवान नहीं बन सकते हैं। आरपी सिंह को पहचानता कौन है पूरे बिहार में? अरे वो लिमिटेड कॉरिडोर में खेलने वाले व्यक्ति थे, उसी में वो रह गए। पैसे के दम पर वो जो कुछ भी कर सके, लेकिन कोई डैमेजिंग फैक्टर वो नीतीश कुमार के लिए होंगे ऐसा मैं कतई नहीं मानता हूं। और बिहार की जनता ऐसा उनके साथ नहीं जाएगी, ये भी आप मान के चलिए। और बीजेपी में जो भी लीडर हैं, नीतीश कुमार के सामने सब बहुत बौने हैं। नहीं चलिए बौने हैं, मैं ये बात मान रहा हूं। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अनुपम जी, क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार उस स्थिति में रहेंगे कि सरकार चला सके? क्योंकि यह भी सवाल उठता है उनके स्वास्थ्य को लेकर के कि शायद उस स्थिति में नहीं रहेंगे, तब बीजेपी का सीएम हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली मैंने अभी आपसे कहा कि नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य को देखकर बहुत लोग अपनी अपनी उम्मीद पाले हुए हैं। उधर तेजस्वी हैं, इधर भारतीय जनता पार्टी है, और किसी हद तक चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि चूंकि भाजपा के पास बिहार में कोई बड़ा और प्रभावशाली चेहरा नहीं है, कोई जब ऐसा चेहरा नहीं है जिसके पास अपना 2% अपना एकदम ठोस वोट हो, तो ऐसे में चिराग पासवान भी उम्मीद लगा के बैठे कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी नीतीश कुमार के ऊपर दांव लगा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी मुझ पे दांव क्यों नहीं लगा सकते। एक चीज और भी देखिए कि नीतीश कुमार की भी राजनीति आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही इस समय। आप उनका भी अपना एक अंदाज है। बिहार उसमें असम में बीफ बैन हुआ, नीतीश के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद आपने ललन सिंह का बयान देखा, उन्होंने कहा हमको मालूम, हमको मुस्लिम वोट मिलता ही नहीं, वो तो हम फिर भी मुसलमानों के लिए करते रहते हैं। इस तरह की बात तो कभी नरेंद्र मोदी ने नहीं कही कि हमको मालूम, हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलता। लेकिन आपने ललन सिंह को बोलते देखा। वक्फ बिल पे इतना बड़ा दांव एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। 10 साल तक जिस वक्फ बिल को छूने की इनको हिम्मत नहीं हुई, बूट मेजोरिटी के बावजूद एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल पे हाथ क्यों डाला है? क्यों डाला है भाई? कहीं ना कहीं उनको नीतीश के सपोर्ट का, क्योंकि नीतीश को भी देख ले, चंद्रबाबू नायडू को भी आप देख लीजिए, वो भी मुस्लिम वोट का दरकार रहती है, उनको भी रहती है। तो ऐसा नहीं है, नीतीश कहीं ना कहीं एक अपरिहार्य बने हुए हैं सबके लिए। और मैं मानता हूं कि आज की तारीख पे भाजपा स्वयं चाहेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री का चेहरा बनते रहें, क्योंकि जनता और राष्ट्रीय जनता दल के पास जो तेजस्वी का एक चेहरा है, भाजपा के पास उसका कोई मैचिंग चेहरा नहीं। तो ऐसे में तेजस्वी को रोकने के लिए, राजद को रोकने के लिए, लालू को रोकने के लिए वो स्वयं चाहेंगे कि नीतीश कुमार अगली पारी भी कम से कम आधी पारी तो खेले ही खेलें, और उसके बाद भले ही भाजपा को मौका मिल जाए अपना चेहरा लाने के लिए, स्थापित करने के लिए। पंकज, चलिए तो ये बताइए प्रियदर्शी रंजन जी, जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा अनुपम जी ने कि वक्फ संशोधन बिल लाने की हिम्मत बीजेपी ने दिखाई, पर मैं वही बात तो पूछ रहा हूं कि बीजेपी वक्फ ला रही है, बीजेपी की एक सरकार असम में गौमांस पे बैन कर रही है, पब्लिकली आप नहीं खा सकते, और नीतीश कुमार का अप्रोच इन दोनों मुद्दे पर एक का विरोध कर रहे हैं, दूसरे पे माइल्ड है। ललन सिंह ने फ्लोर पे जरूर बोला कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन बाद में जेडीयू के अंदर विरोधाभास दिखा। और ये जो दोनों वजहें हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स में दिक्कत पहुंचा रही है, और इसलिए बीजेपी और जेडीयू के बीच में सामंजस्य बना रहेगा? इसकी संभावना कितनी है, इसको लेकर के तो बहुत सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है जेडीयू में ही 3 खेमा है, एक खेमा है जो आरजेडी के पास जाना चाहता है, एक खेमा को लगता है कि समाजवादी ग्रुप से निकले हैं हम लोग, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाना चाहिए। प्रियदर्शी रंजन जी जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के भीतर खेमेबंदी अपने शीर्ष पर है इन दिनों।
ऐसा कभी जनता दल यूनाइटेड के भीतर नहीं हुआ था, शरद यादव के दौर में भी नहीं हुआ था, और जॉर्ज फर्नांडिस भी जब थे और उनके और नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उस समय भी इस तरीके की मजबूत खेमेबंदी नहीं हुई थी, सिर्फ नाराजगी था। लेकिन जो चाह रहे थे नीतीश कुमार वैसा ही हो रहा था। लेकिन आज नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट क्यों नहीं है पता नहीं। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए खुल करके सामने नहीं आते हैं। लेकिन वजह जो भी हो, खुल करके खेमेबंदी सामने आ गई है। एक गुट है ललन सिंह का, एक गुट है विजय चौधरी का, एक गुट है अशोक चौधरी का, कई गुट है, और सभी गुट एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। सभी गुटों का अपना अपना विचार है और सभी गुटों का अपने अपने तरीके से किसी न किसी गठबंधन के प्रति रुझान है। उस रुझान के तहत कई लोग यह चाहते हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर भी नीतीश कुमार चले जाएं। मंडल और खंडमंडल की जो खेमेबंदी है उसके तरह मंडल वाले जो लोग हैं वे चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार जिन परिस्थितियों में आज हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनको सम्मान दिया है, उस लिहाज से वे चाहेंगे कि अभी वे भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। केंद्र में उनमें सहयोगी है ही, स्पेशल पैकेज उसके मुकाबले मिला ही, और नीतीश कुमार इस समय जो वोट बैंक की जो राजनीति होती है उसमें ये समझ चुके हैं। ललन सिंह का बयान अनायास नहीं है। ललन सिंह यह बता रहे हैं कि अब हम मुसलमानों के प्रति जो करना था कर दिया, मुसलमान हमारे प्रति कुछ नहीं करते हैं, मुसलमानों का उतना बड़ा रुझान हमारे साथ नहीं रहता है, इसीलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। ऐसे में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड अभी झुकी हुई दिख रही है। तमाम खेमेबंदियों के बावजूद जो मजबूत खेमा है, संजय झा का खेमा है और ललन सिंह का खेमा है, ये जो दो अलग अलग खेमे हैं, इन दोनों खेमों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता दल यूनाइटेड का झुकाव ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम एनडीए के दलों ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा स्वीकार भी कर लिया है। नीतीश कुमार के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2025 की राजनीति में भी प्रासंगिक बने रहे और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। प्रासंगिक बने रहे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पे अगर नीतीश बीजेपी के तरफ बने रहते हैं, जैसा कि कुछ लोग जमीयत उलेमा के लोग कह रहे थे या और कुछ मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे थे कि नीतीश एक्सपोज हो जाएंगे, अगर बीजेपी का साथ देते हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे और फिर मुसलमान तय करेगा कि उनको वोट दे या नहीं दे। अगर इस पर वो बीजेपी का लाइन लेते हैं आलोक वत्स जी, तो आपको लगता है कि 2025 के चुनाव में मुस्लिम इनको वोट करेगा? क्योंकि गौ हत्या के मामले, गौ मांस को लेकर के तो ठीक है, जेडीयू ने जबरदस्त विरोध किया, पर वक्फ संशोधन बिल पर आपको क्या लगता है जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? ललन सिंह ने तो ऐसे फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपना स्टैंड रख दिया, लेकिन उसके बाद जेडीयू के भीतर भारी बवाल देखा हमने। देखिए पंकज जी, यह आपका कहना बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड पर अगर नीतीश ने वक्फ बीजेपी का साथ दिया तो निश्चित तौर पर उनको मुसलमान के अल्पसंख्यक के वोट से बिहार में हाथ धोना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक मैसेज चला नहीं तो ऐसे भी कितना मिलता है? ऐसे भी बीजेपी के साथ रहने पर 10 से 12% वोट मिलता है, ऐसे भी कितना मिलता है? उनको अच्छा खासा वोट मिल जाता है जो उनके बहुत उम्मीदवार को जिता देता है उस वोट के कारण। लेकिन अगर इस पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसा परिपक्व नेता इस तरीके का बात करेगा। और जो अनुपम मिश्रा जी ने कहा कि वो बने रहेंगे 2025 में, अगर एनडीए को बहुमत आती है दोनों को मिला के, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये अलग बात है कि 2-2.5 साल के बाद वो एक तरीके का रिटायरमेंट ले ले, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर नीतीश कुमार हटे तो उनका दल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। जो फॉरवर्ड उनके हैं वो चले जाएंगे बीजेपी के तरफ, और जो बैकवर्ड हैं वो टोटली चले जाएंगे आरजेडी के तरफ, और नीतीश कुमार की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बिकॉज देयर इज नोबडी टू लीड द पार्टी, या वो ऐसा चेहरा कि जी नीतीश कुमार के बेटन को थाम के आगे ले जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये लास्ट इनिंग्स है उनका हर मायने में, पार्टी के मायने में भी। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, दरअसल मनीष वर्मा की यात्रा बीच में रोक दी गई, जो रिटायर्ड जिन्होंने वीआरएस लिया है, उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर जो महासचिव बनाए गए,
उनकी यात्रा हाँ। इसलिए रोक दी गई क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाने लगे, अलग लोगों से मीटिंग करने लगे। दरअसल उनको ये कहा गया था कि आप संगठन में लोगों के बीच जाइए, और एक चर्चा बहुत तेज है जो जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं कि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार के सुपुत्र को लॉन्च किया जा सकता है जेडीयू को बचाने के लिए, और निशांत आएंगे और वो जेडीयू को बचाएंगे। इस तरह की बात की जा रही है। अब इसका कोई पुख्ता तौर पर तो कोई जानकारी दे नहीं रहा, लेकिन पोस्ट नीतीश क्या होगा उसमें एक संभावना ये भी है। देखिए पंकज जी, जिस नितांत को मैं जानता हूं, ही इज नॉट तेजस्वी, और वो ग्रूम नहीं हुआ है उस तरीके से। अब एकाएक कोई ले आए, भावुकता में ले आए, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है। देखते हैं वक्त क्या करेगा, देखते हैं। पर मैं अनुपम जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो जेडीयू का कंडक्ट है, पहला दिन जो दिखाई पड़ा ललन सिंह का, उसके बाद जेडीयू का कंडक्ट बहुत डाइल्यूट हुआ। ललन सिंह ने तो क्लियर कट लाइन लिया था। आपको क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल पे नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा? जैसे बीप पर तो जेडीयू ने साफ विरोध कर दिया, केसी त्यागी ने विरोध कर दिया, राजीव रंजन ने विरोध कर दिया, जबकि अशोक चौधरी का बयान माइल्ड था। तो सवाल ये उठता है कि आपको क्या दिखाई पड़ता, वक्फ संशोधन पर क्या जेडीयू सरकार के साथ खड़ी रहेगी, सरकार वाला लाइन लेगी? क्योंकि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद पार्टी ने इसको छूने की जहमत नहीं दिखाई, और अब पार्टी उसको टच कर चुकी है, ला चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है नीतीश क्या स्टैंड लेंगे? बीप पर तो ले चुके हैं, उनकी पार्टी ले चुकी है, क्या इस पर बीजेपी का लाइन टो करेंगे? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनको कहीं ना कहीं 2024 में लगा कि वो जिस तरह वो अपने कोर एजेंडा से दूर होते चले जा रहे थे, इसके चलते उनका वोट डाउन हुआ, और इसके बाद उन्होंने वक्फ जैसे और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम बिल्स को टच करना शुरू कर दिया, यूसीसी वगैरह। लेकिन जहां तक नीतीश का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि नीतीश के पास भी देखिए ना चॉइस क्या है। नीतीश को ये बात मालूम है कि जितने दिन उनको राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाना था बना दिया, उतने दिन में भी लालू यादव एक एक दिन गिन रहे थे कि इनको हटाओ तेजस्वी बनाओ, इनको हटाओ तेजस्वी बनाओ। तो उनको मालूम है कि अब उनको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें भाजपा के साथ ही बनना है। उनको लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है, बना दिया 2 बार, अब वो उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब बने थे तब भी आपने देखा था कि लालू परिवार का एकदम सब्र समाप्त हो रहा था कि अरे भाई ये तो चिपक ही गए, इनको हटाओ भाई। और आपने देखा कि राबड़ी से लेके सबके बयान आ गए थे उसमें। तो ऐसे में जब लल्ला सिंह ये बात कहते हैं तो कुल मिलाकर वो एक इशारा ये देते हैं कि फाइनली नीतीश कुमार को 2025 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सिंहासन पर बैठना है। ये बात वो भी जानते हैं कि भाजपा, वो हमारी तरफ एक कहावत चलती है पंकज जी, ना तोको और ना मोको ठाओ, तो वो मतलब दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। भाजपा के पास चेहरा नहीं है और नीतीश के पास उस तरह का वोट बैंक नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लेके आती है। एक आखिरी बात इसमें मैं जोड़ूंगा कि नीतीश खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे बीफ हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुसलमानों का वोट मिले, लल्ला सिंह वाली बात हो, वो उनका एक सलाहकार कुछ कह रहा है, दूसरा सलाहकार खुद कुछ कह रहा है। क्योंकि नीतीश को भी एक बात ये समझ में आ रही है कि उनको अगर 2025 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो वो जो वोट ट्रांसफर वाला होता है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट नीतीश को ट्रांसफर कैसे होगा? उनको कहीं ना कहीं वैचारिक धरातल पे भाजपा के साथ खड़े होते हुए भी नजर आना है ताकि उनको भाजपा का पूरा वोट ट्रांसफर हो सके। चलिए, मुझे एक दूसरी वजह यह भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना वो बड़ा सिम्बायोटिक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं प्रियदर्शी रंजन जी, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता नीतीश कुमार के नेतृत्व को बीजेपी बिहार में चुनौती देने की कोशिश करेगी, इसकी कोई संभावना है। महाराष्ट्र नहीं हो सकता। बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को भी तो 12 एमपी की जरूरत है ना केंद्र में, तो 2029 से पहले बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहेगी? दूसरी बड़ी वजह मुझे यह दिखाई पड़ती है कि जब नीतीश साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार का एक चेहरा सेकुलर भी नजर आता है, जो कि आपको दुनिया को दिखाना होता है। तीसरी बड़ी बात यह होती है कि एंटी ओबीसी
का जो एक तमगा लगाने का प्रयास होता है कि ओबीसी आपके साथ नहीं जाएगा, वो भी तमगा ठीक ढंग से लग नहीं पाता है। इसलिए भी नीतीश की जरूरत है, और यही वजह है कि नीतीश 2 बार छोड़ करके भी गए हैं, फिर भी बीजेपी हमेशा वेलकम करती हुई दिखाई पड़ी। क्या कहेंगे आप? बीजेपी को स्वीकार्य है नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में वे जितनी बार बाहर जाएं, अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेंगे, परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत प्यार से गले लगाएगी, और इसका प्रमाण तो मिलता ही रहा है। और जहां तक जो बात आप वक्त को लेकर के कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड जो स्टैंड ले रही है वो भाजपा के से अलग है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के से जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड जरूर थोड़ा अलग है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ये बात भली भांति जान रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, विधानसभा विधायकों की बात अलग है, सांसदों की बात अलग है। कई ऐसे जनता दल यूनाइटेड के भीतर सांसद हैं बड़ी संख्या में जो भाजपा के प्रति सिंपैथी रखते हैं। बहुत कम ऐसी संख्या है जो सांसदों की संख्या में बता रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो महागठबंधन के प्रति अपना रुझान रखते हैं। उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि अगर नीतीश कुमार ज्यादा एन केन प्राकीर्ण करने की कोशिश करेंगे तब भी वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के सांसद भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान रख रहे हैं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है, तो जी हाँ, मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिन स्थितियों में है, नीतीश कुमार के बगैर उसका चलना संभव अभी तक तो नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक नहीं अनगिनत कारण हो सकते हैं, तकरीबन 10 कारण हो सकता है जो मुख्य हो, जिसमें नेतृत्व का एक कमी पर चर्चा हो ही गई। विश्वास की कमी, भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि हम बिहार में अकेले सरकार में आ पाएंगे। जो विश्वास उसने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, वैसा विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं दिखा पा रही है। चूंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान निर्णायक है, तो बिहार में वही परिस्थितियां हैं कि यहाँ भी मुसलमान निर्णायक के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में तो बन रही है, तो बिहार में क्यों नहीं बन सकती है? गिरिराज सिंह का ही जो सम्मेलन हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, उस पर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खुल करके नहीं आई। सुशील कुमार मोदी जब तक उप मुख्यमंत्री रहे, वे नुमाइंदगी करते रहे हमेशा जनता दल यूनाइटेड की। तो इससे जो कारण है जी आप आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज भाई, आपने एक बहुत माकूल बात कही और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि बिहार में एक बहुत बड़ा ओबीसी वोट बैंक है जिसका प्रतिनिधित्व आज की डेट में लालू यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसको काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार को सामने लाने से वो काफी बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है, और इसलिए भी नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी है। चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई आप तमाम पैनलिस्ट के जरिए भी, क्योंकि जिसकी चर्चा बहुत जोरदार है और खास तौर पर जेडीयू का एक वर्ग भी इसकी चर्चा करता है कि कहीं महाराष्ट्र की स्थिति तो नहीं दोहराई जाएगी बिहार में। आप लोग भी मानते हैं कि नहीं, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। बिहार महाराष्ट्र नहीं है, नीतीश एकनाथ शिंदे नहीं है। चाहे केंद्र की राजनीति करनी हो, चाहे बिहार की राजनीति करनी हो, बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी भी है। इसलिए बीजेपी कभी भी इस तरह का दांव नहीं खेलेगी कि नीतीश के बगैर बीजेपी बिहार की राजनीति करने के लिए सोचे। तो सवाल यही है कि 2025 में क्या नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी सरकार बनाने में नीतीश के साथ कामयाब होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनुपम मिश्रा जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, आलोक वत्स जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।